हेलो एवरीवन। मैं हूं छवि कोहली। आई एम अ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर एंड न्यूट्रिशनिस्ट एट मेदांता द मेडिसिटी। आज इस दिन हम लाइव कंडक्ट कर रहे हैं ऑन डाइट इन डायबिटीज़। सो सबसे पहले तो हम इसका पर्पस समझते हैं कि हमने डाइट इन डायबिटीज़ टॉपिक ही क्यों चूज़ किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 नवंबर इज़ द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे एंड नवंबर इज कंसिडर्ड एज अ डायबिटीज अवेयरनेस मंथ। इसीलिए इस बार लाइव सेशन का मेन एम्फोसिस है डायबिटीज। आज हम डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। अब सवाल दूसरा ये आता है कि अगर डायबिटीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो हम डाइट के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल के बारे में क्यों चर्चा करना चाह रहे हैं। सो इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। जैसे कि डायबिटीज़ कई तरह की होती है। डायबिटीज़ को ब्रॉडली हम तीन भागों में बांट सकते हैं। आमतौर पर जो बहुत कॉमनली डायबिटीज़ देखी जाती है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज़ आती है एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो वैसे तो डायबिटीज़ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर डायबिटीज़ को ब्रॉडली तीन तरह की डायबिटीज़ में डिवाइड करते हैं। अब अगर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट की बात करें तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट में डेफिनेटली लाइफस्टाइल का एक रोल होता है, जो कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट का बेस है। उसके साथ दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दोनों एक तरह से काम करके या एकजुट होकर काम करके हमारी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। डाइट का इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो इनिशियल ईयर्स में जब डायबिटीज़ होती है, मेजर प्रॉब्लम होती है कि बॉडी में इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही होती है और बैकग्राउंड में इंसुलिन की कमी चल रही होती है। अब इंसुलिन ठीक तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रही होती है? क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेटेड होता है, जो कि इंसुलिन को काम करने से रोकता है या ठीक से काम नहीं करने देता। और लाइफस्टाइल, इसके लिए हेरिडिटरी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, पर इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं, जो हमारे हाथ में होते हैं और हम उनको चेंज कर सकते हैं। वो है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मेनली, इसमें हम कुछ चीज़ों में इसको डिवाइड करते हैं। लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड होता है डाइट, एक्टिविटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हम इन तीनों चीज़ों का ध्यान दें तो ये एक नींव बनाने वाली बात है जिसके ऊपर दवाइयाँ काम करती हैं। अब जब लाइफस्टाइल की बात आती है या खाने की बात आती है तो अक्सर ये देखा जाता है, अगर डायबिटीज़ हो जाए तो लोग वो कोई एक ऐसा फूड प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनकी शुगर को कंट्रोल कर दे। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम इजी ऑप्शन। या तो करेले का जूस होता है, या फिर उनको लगता है कि कड़वी चीज़ें खाएंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी या डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, या फिर डायबिटीज़ हुई है क्योंकि हमने मीठा खाया था ज़्यादा। तो इन मिथ्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके फैक्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो डायबिटीज़ के लिए कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको खाने से आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम आती है हमारे बॉडी में। जो भी हम खाना खा रहे हैं या जो उसको यूज कर रहे हैं, उसका जब डिसबैलेंस क्रिएट होता है तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए कोई एक चीज नहीं हो सकती जो इसको कंट्रोल करे। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको एक बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस हर एक चीज का मेंटेन करने की जरूरत है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आमतौर पर देखे जाते हैं या सुने जाते हैं: क्या करेला खाने से या कड़वे जूसेस पीने से शुगर कंट्रोल में हो जाएगी या आ जाएगी? तो ऐसा नहीं है। आप कड़वी चीजें खाएंगे तो उससे शुगर कंट्रोल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कड़वाहट से शुगर नहीं कंट्रोल होती। शुगर कंट्रोल होती है ऐसी चीजें खाने से जो हमारे शरीर को सही मात्रा में पौष्टिक तत्व देती हैं। तो इसलिए चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कड़वाहट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नहीं देखना है। दूसरा एक सवाल आता है, क्या करेले का जूस पीने से शुगर कंट्रोल में आ जाएगी? तो करेले का जूस पीने से शुगर कंट्रोल में नहीं आती है। करेला एक सब्जी है, अगर आप उसको सब्जी की तरह खाएंगे तो उसमें जो मौजूद रेशा है और जो विटामिन मिनरल्स हैं वो मदद करेंगे शुगर को बैलेंस करने के लिए, उसकी कड़वाहट नहीं। फिर मेथी दाने का क्या रोल है? कई लोग मेथी दाने के बारे में पूछते हैं। तो मेथी दाने का क्या रोल है शुगर को कंट्रोल करने के लिए? तो मेथी दाना इज साइंटिफिकली प्रूवन कि मेथी दाने में कुछ सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, और जब हम उसको भिगोते हैं तो उससे कुछ अल्कलॉइड्स रिलीज होते हैं
जो कि ये जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं और जो अल्कलॉइड्स हैं, ये शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए मेथी दाना डेफिनेटली एक रोल प्ले करता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि मेथी दाना खाएंगे तो सिर्फ उससे शुगर कंट्रोल हो पाएगी। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट सिर्फ उससे से शुगर नहीं कंट्रोल होगी। इसके साथ साथ आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा और खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड। चावल में क्यों हम बोलते हैं कि चावल को खाने से प्रॉब्लम होगी? आमतौर पर जो चावल हम यूज करते हैं वो पॉलिश राइस होता है। पॉलिशिंग में क्या होता है, चावल का ऊपरी जो छिलका होता है उसको निकाल दिया जाता है, जिसके कारण चावल में से फाइबर या रेशा खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में रह जाता है। और इस पॉलिशिंग के दौरान कुछ अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स भी नष्ट होते हैं, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी अनाज के, किसी दालों के, फल के, सब्जियों के, वो छिलकों के नीचे होते हैं। तो अगर हम छिलका हटाते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स भी हटते हैं। इसके कारण जब भी चावल खाया जाता है तो पहली बात तो उससे लोगों को लगता है शुगर फ्री चावल भी आता है, तो कोई शुगर फ्री चावल नहीं आता। उससे कार्बोहाइड्रेट तो उतना ही मिलता है जितना दूसरा अनाज देगा, पर क्योंकि उसमें रेशा नहीं है तो ये जो कैलोरीज होती हैं या ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये बहुत तेजी से ग्लूकोज में बदलता है और हमारे खून में दौड़ता है, जिसके कारण शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है चावल खाने से। और दूसरा चीज ये होता है कि जब हम रोटी खाते हैं तो हम गिनती तो कर लेते हैं कि हमने एक रोटी खाई, दो रोटी खाई या तीन रोटी खाई, बट जब हम उसी रोटी को ऐसे अनाज से रिप्लेस करते हैं जिससे हमारा पेट नहीं भरता है तो आमतौर पर हम उसकी ज्यादा मात्रा खाते हैं। तो चावल खाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर यह समझना जरूरी है जो व्हाइट राइस हम खा रहे हैं वो पॉलिश्ड है और इसमें सही मात्रा में या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फाइबर है। तो अब फाइबर कहीं से ऐड कर दें अगर हम, और विटामिन और मिनरल्स ऐड कर दें और प्रोटीन ऐड कर दें, तो ये चावल हमारी शुगर को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाएगा। इसलिए जब भी आप चावल खाएं तो साथ में सलाद जरूर खाएं, अच्छी मात्रा में सब्जियां लें, दाल, दही, ये सब चीजें अच्छी मात्रा में लें और चावल को कम मात्रा में खाएं। और चावल कितना खाना है ये हमने एक वीडियो में भी डिस्कस किया है, अगर आप सर्च करेंगे। सो हमने रोटी एंड राइस का कंपैरिजन किया है हमारे वीडियो में, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि चावल और रोटी में या गेहूं में क्या फर्क है और उसको कितनी मात्रा में रिप्लेस करना है। सो अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो उसकी जगह आप आधी कटोरी पका हुआ चावल खा सकते हैं, बट उसको सही मात्रा में सब्जियों, दालों से, दही से रिप्लेस कर, मतलब ऐड ऑन करना इन सब चीजों को बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज आती है आलू। सो आलू को किस जगह रखा जाए? आलू से क्या प्रॉब्लम है? आलू खाने का क्यों एक इतना इशू होता है डायबिटीज में? अब प्रॉब्लम आलू की नहीं है, प्रॉब्लम है आलू को हम किस कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। आलू दूसरी सब्जियों से अलग है, जो आमतौर पर सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, पालक, मेथी, परवल, घिया, तोरई, ये सब जो सब्जियां होती हैं आमतौर पर इन सब्जियों में बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन सब्जियों में सॉल्युबल फाइबर्स, रेशे होते हैं, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। अगर हम इनके कंपैरिजन में आलू को देखें तो आलू एक रूट एंड ट्यूबर है, रूट है ये। इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, आलू में उतना ही कार्बोहाइड्रेट होता है जितना कि अनाज में होता है। भी होते हैं पर रेशा कम होता है। सो इसलिए आलू को हम सब्जियों की कैटेगरी में नहीं गिन सकते। अगर आलू को आपको खाना है आप खाइए, बट उसको अनाज की कैटेगरी में रखिए और उसको अनाज से रिप्लेस करिए। अब इसमें ये समझिए कि जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में का खाना देखते हैं, सो वहाँ क्या होता है, या तो वो रोटी देते हैं, राइस या ब्रेड्स होती हैं उनकी, या फिर राइस होता है, या फिर मैश्ड पोटैटो सर्व होते हैं। सो वहाँ पे काउंटिंग वो उसको ग्रेन में कर रहे हैं। तो अगर हम अपने इंडियन स्टाइल कुकिंग में भी या इंडियन पैटर्न ऑफ ईटिंग में भी आलू खाएं, पर अगर उसको अनाज से रिप्लेस करेंगे और सब्जियों की मात्रा अपने खाने में कम नहीं करेंगे तो आलू का उतना बैड इफेक्ट आपको खाने में नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमनली देखा जाता है कि मिलेट्स का क्या रोल है और गेहूं का क्या रोल है। हम कहते हैं कि कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ग्लूटेन इज बैड इन डायबिटीज। आजकल एक नया ट्रेंड है, आप देखेंगे कि ग्लूटेन बहुत डिस्कस होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ग्लूटेन एक अचानक से कल्प्रेट बन जाता है, एंड पीपल जस्ट डिस्कस ग्लूटेन फ्री डाइट। उन्हें लगता है कि ग्लूटेन छोड़ देंगे अगर तो फिर
हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ग्लूटेन छोड़ने से। सो व्हाट इज ग्लूटेन? क्यों वीट इज अ प्रॉब्लम, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम लोगों को क्यों लग रहा है? सो क्या वीट एक्चुअली सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है, या हमारे थॉट्स हैं, या हमारे यूज करने का तरीका है? सो ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कुछ ग्रेन्स में पाया जाता है। ये वीट में पाया जाता है, ये ओट्स में पाया जाता है, और राई करके एक ग्रेन होता है जो कि फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है, इंडिया में यूज नहीं होता, उसमें भी पाया जाता है। ग्लूटेन क्या करता है, इस ग्रेन को बाइंडिंग देता है। बाइंडिंग जैसे हम गेहूं का आटा गूंथते हैं तो वो गुंद जाता है, उसकी रोटी बनाना ईजी होता है क्योंकि उसमें बाइंडिंग होती है, क्योंकि ये प्रोटीन एक्ट करता है, उस ग्रेन को बाइंडिंग देता है। अब ग्लूटेन का डायबिटीज से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ग्लूटेन एलर्जिक होते हैं, जैसे कि सीलियाक डिजीज आपने सुना होगा, या ग्लूटेन एलर्जी सुना होगा। ये लोग ग्लूटेन के लिए सेंसिटिव होते हैं, इनकी बॉडी रिएक्ट करती है जब इनकी बॉडी में ग्लूटेन जाता है, इनको प्रॉब्लम होती है इंटेस्टीन में जब ये ग्लूटेन उनकी बॉडी में जाता है। अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है, सीलियाक डिजीज है, तो उस पर्सन के लिए ग्लूटेन सही नहीं है, क्योंकि बार बार वो एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में होते हैं और उनको कई सारे इश्यूज आते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, पेट में दर्द होता है, और छोटे बच्चों में ग्रोथ के भी इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली ग्लूटेन नहीं लेना है। पर जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी नहीं है, उनको ग्लूटेन छोड़ने की जरूरत नहीं है। सो प्रॉब्लम इज नॉट ग्लूटेन। जब हम गेहूं की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ग्लूटेन नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है गेहूं को इस्तेमाल करने का तरीका। गेहूं ही एक ऐसा ग्रेन है जिसको काफी ज्यादा वाइडली प्रोसेस्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे कि अगर हम गेहूं लें तो एक फर्स्ट कैटेगरी आती है ब्रोकन व्हीट। ब्रोकन व्हीट का मतलब है दलिया, जो कि कोर्स फॉर्म होता है गेहूं का। फिर आता है कि आपने ब्रांड वाला गेहूं पिसवा लिया चक्की से, मोटा पिसवाया तो आपका ब्रांड वाला आटा होगा। फिर इसकी प्रोसेसिंग भी हो सकती है, तो इसमें आउटर स्किन निकल जाती है, अंदर का जर्म निकल जाता है, और बीच की लेयर बचती है जो कि होता है एंडोस्पर्म, उससे मैदा बनता है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। देन इसके अलावा गेहूं को सूजी के फॉर्म में यूज किया जाता है, जो भी एक ऑलमोस्ट रिफाइंड फॉर्म है। तो जब भी गेहूं यूज करने की बात आती है, पीपल प्रेफर टेकिंग पैकेट में वाला आटा, पैक्ड आटा। वो उसमें ब्रांड मिलाना उतने में कंफर्टेबल नहीं होते, वो कोर्स आटा खाने में कंफर्टेबल नहीं होते, दलिया उतना पसंद नहीं आता अगर किसी को, तो गेहूं बहुत ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में यूज हो जाता है, बिकॉज पॉलिशिंग या रिफाइनिंग करके उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। सेकेंडली, लोगों को लगता है सूजी हल्की है तो सूजी बहुत हेल्दी है, तो वो दलिया की जगह सूजी खाना प्रेफर करते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि सूजी ऑलमोस्ट एक रिफाइंड फॉर्म है, तो दलिया ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सूजी। सो प्रॉब्लम गेहूं की नहीं है। और सेकेंडली, आजकल लोगों को लगता है कि ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड खाना ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू रोटी खाना, तो वो ब्रेड खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो इसीलिए गेहूं इज द ग्रेन जो कि हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम उसकी है, प्रॉब्लम गेहूं की या ग्लूटेन की नहीं है। तो इसलिए आप गेहूं यूज़ कर सकते हैं। अब मिलेट्स का क्या रोल है डायबिटीज़ में? मिलेट्स अब यूज में है, लोग अब वापस से मिलेट्स यूज करना शुरू कर रहे हैं, लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। बीच में लोग मिलेट्स नहीं यूज करते थे इतना फ्रीक्वेंटली, बट नाउ मिलेट्स इज इन टू द सीन ऑफ डायबिटीज कंट्रोल। सो मिलेट्स होते क्या हैं? सो मिलेट्स में हमारे कुछ ऑल्टरनेटिव ग्रेन्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है, जो कि इंडियन कल्चर में काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। आप ये देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में सीजनल वेरिएशन के साथ साथ डिफरेंट मिलेट्स को यूज किया जाता है। मिलेट्स में आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी जैसे ग्रेन्स, और कुछ ऐसे इसके अलावा कुछ जूडो सीरियल्स भी होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मिलेट्स का क्या रोल है? तो मिलेट्स भी अनाज हैं जो कि शुगर जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली ये बहुत नरिशिंग होते हैं, इनमें अच्छी मात्रा में रेशा पाया जाता है, अच्छी मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं, और बेटर अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, इसलिए मिलेट्स को यूज करना इज गुड। हमें इसे फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए। दूसरा, एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये जो मिलेट्स होते हैं इसमें बाइंडिंग नहीं होती इतनी अच्छी, इसीलिए इसकी प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि मिलेट्स की ब्रेड्स या मिलेट्स के जो दूसरे स्नैक्स हैं या रिफाइंड फॉर्म्स ऑफ मिलेट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं है प्योरली ऑफ मिलेट्स। इफ इट इज मिक्स्ड विद मैदा तो वो अलग चीज है,
बट प्योरली मिलेट्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में इतने अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इस ग्रेन में बाइंडिंग नहीं है, जिसके कारण इसकी प्रोसेसिंग उतनी होती नहीं है। तो जो हम मिलेट्स यूज कर रहे होते हैं वो मिनिमली प्रोसेस्ड ग्रेन्स में आते हैं, इसलिए उनका बेनिफिट हमें दिखता है। और व्हीट मिनिमली प्रोसेस्ड फॉर्म में बहुत कम लोग यूज करते हैं, इसलिए आप मिलेट्स को रेगुलरली यूज करिए, बिकॉज ये न्यूट्रिशनली बहुत अच्छे हैं। पर व्हीट खराब नहीं है, आप कॉम्बिनेशन में इन सब चीज़ों को यूज़ करिए। चाहे तो आप इनको एक साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनमें डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल के इनकी रोटी बना के या दलिया बना के भी इनको यूज़ किया जा सकता है। अब बात आती है कि एक और कैटेगरी ऑफ ग्रेन्स होते हैं जिनको हम जूडो ग्रेन्स या जूडो सीरियल्स कहते हैं। ये कुछ ऐसे ग्रेन्स होते हैं या कुछ ऐसे पाउडर्ड फॉर्म्स होते हैं ऑफ सीड्स जिनको जो कि प्लांट से प्रोड्यूस नहीं होते, बट इनको हम एज अ ग्रेन यूज करते हैं, जैसे कि किनवा है। सो ये जो किनवा है या कुट्टू है, ये जूडो सीरियल्स हैं। सो इनके भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, ये भी रेशे में बहुत रिच होते हैं, इनमें प्रोटीन्स भी होते हैं और न्यूट्रिशनली डेंस होते हैं, एंड ये ग्लूटेन फ्री भी होते हैं। सो इसलिए इनको भी हम रेगुलरली अपने खाने में डिफरेंट फॉर्म्स में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि ब्रेड्स खाई जाए या ना खाई जाए। ब्रेड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कई लोग डिस्कस करते हैं, और ब्रेड्स अब हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है इंडिया में भी। सो बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़ हो जाता है, एंड देन उसके लिए आपको जस्ट पैकेट से निकालना है, यूज़ करना है। एंड नाउ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रेड्स आर एडवर्टाइज्ड, सो इसलिए भी लोगों को लगता है कि देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, सो व्हाट शुड वी डू फॉर ब्रेड। सी, ब्रेड जो है एक बेकरी प्रोडक्ट है, एंड आमतौर पर आप देखेंगे कि जो यूजुअल वेराइटी ऑफ ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, वो प्योरली मैदे से बनती है। सेकेंड कैटेगरी आती है ब्राउन ब्रेड। तो ब्राउन ब्रेड का यूजेज इज वेरी वेरिएबल, मोस्टली इट इज मैदा ओनली विथ सम एडेड कलर। सो ब्राउन ब्रेड भी कोई इतना फाइबर रिच नहीं होती है। फिर थर्ड कैटेगरी आती है होल व्हीट और मल्टीग्रेन ब्रेड्स। तो होल व्हीट और मल्टीग्रेन ब्रेड्स तो यूजुअली मिलती हैं, उसमें इतने ज़्यादा अमाउंट में होल व्हीट या मल्टीग्रेन्स नहीं होते, 90% मैदा ही होता है। बट कुछ स्पेशल बेकरीज जो अपनी ब्रेड्स बनाती हैं, दे यूज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्रेन्स। ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्रेन्स को मिक्स करके ब्रेड्स को बनाते हैं। तो अगर आप यूजुअली ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट और मल्टीग्रेन ब्रेड मार्केट से ले रहे हैं, तो ये सोचकर मत खाइए कि ये बहुत ज़्यादा फाइबर रिच है और ये सिंपल एक रोटी से बेटर है और हमें इसके खाना चाहिए ज़्यादा। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो ब्रेड्स हैं ये बेकरी प्रोडक्ट हैं, 80 to 90% इसमें मैदा प्रेजेंट हो सकता है। तो आप उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे अगर आप रियलिटी चेक रखेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि ये बहुत ही हेल्दी है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। आपको ये रियलाइज होगा कि 80 to 90% अगर इसमें मैदा है तो आपने हफ्ते में 1 या 2 बार आपने ब्रेड्स को यूज किया तो इट्स फाइन, नो इश्यूज। कोशिश ये करिए कि होल ग्रेन या मल्टीग्रेन ब्रेड्स को चूज करें। अगर आपके एरिया में कोई स्पेशलाइज बेकरीज हैं जो अपनी बेटर ग्रेन प्रपोर्शन में एग्स ब्रेड्स बनाती हैं, तो आप उन्हें प्रेफर करिए। प्लस जब भी आप ब्रेड्स खाते हैं उन्हें सिर्फ टोस्ट एंड बटर के फॉर्म में मत खाइए, उन्हें सिर्फ चाय के साथ मत खाइए। जब आप ब्रेड्स खा रहे हैं तो उसमें ढेर सारी सब्जियां, पनीर, एग वगैरह ऐड करके आप इसको एक बेटर फॉर्म देकर खाइए। सो कोई भी चीज़ अगर थोड़ी अनहेल्दी है तो हम उसको हेल्दी बना सकते हैं अपनी तरफ से चीज़ों को ऐड करके। तो जो मिसिंग कंपोनेंट्स हैं, देखिए डायबिटीज़ में जो एक्स्ट्रा होता है, हम सबकी डाइट में कुछ ना कुछ अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसको तो कम करना ज़रूरी है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे खाने में क्या मिस हो रहा है। जो मिस हो रहा होता है उसको ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेड खाने की मनाही नहीं है, सूजी खाने की मनाही नहीं है, पर ये पता है कि ये चीज़ें रिफाइंड हैं, तो हमें इसमें सब्जियां और थोड़ा सा पनीर या एग या मूंगफली, ये सब चीज़ें ऐड करके हमें इसे न्यूट्रिशनली बेटर करके खाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि कई बार हम ये देखते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा पेट नहीं भरता। ये प्रॉब्लम उन लोगों में भी होती है जो थोड़ा ओबीस होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है या ओबेसिटी के टाइम पे
बॉडी के जो ब्रेन सेंटर्स हैं, सटाइटी, ब्रेन में जो सटाइटी सेंटर्स हैं वो इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होते, वो एक्टिवेट या रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा वक्त लगाते हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद तुरंत बाद सटाइटी या सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता, पेट भर जाता है बट फिर भी लगता है कि नहीं नहीं भरा है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ टिप्स होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं टू मैनेज योर एपेटाइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है कि सटाइटी ना आने के कुछ बेसिक रीजंस होते हैं। वन, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, जो सटाइटी हॉर्मोन्स जो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हुए या उसका डिलेड रिस्पॉन्स है। सेकंड, खाने का अधूरापन। जैसे कि मैंने कहा कि जो कम करना है वो तो एक एस्पेक्ट है, पर जो मिसिंग है उसको ऐड भी करना है। अब इंडियन सिनेरियो में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है रोटी सब्जी खा ली है, हम रोटी सब्जी खाते हैं, हम खाना बहुत अच्छे से खा रहे हैं, हमारा खाना कंप्लीट है क्योंकि हम घर का खाना खा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। जब आप अपनी थाली को देखते हैं तो इस तरह से देखिए कि क्या आपकी थाली आपको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स दे रही हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स आपको क्या क्या देखने हैं। हमारी खाने से हमको 3 मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने हमें देते हैं, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स। आप अपनी थाली को जब देखेंगे तो आप उसको रोटी चावल की नज़र से मत देखिए, आप उसको न्यूट्रिएंट्स की नज़र से देखिए। न्यूट्रिएंट्स की नज़र से देखने में सबसे पहले देखिए, क्या मेरी थाली में इनफ क्वांटिटी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स है। मतलब क्या आपकी थाली आपको विटामिन और मिनरल सही मात्रा में दे रही है। क्या उस विटामिन और मिनरल्स अगर आप सही मात्रा में लेना चाहते हैं तो आपको क्या देखना पड़ेगा अपनी थाली में, सब्जियां। क्या आपकी थाली में सही मात्रा में सब्जी है। अब आधी कटोरी सब्जी खाना या एक कटोरी सब्जी खाने से विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज इंडियन स्टाइल कुकिंग में ओवर कुकिंग होती है वेजिटेबल्स की, तो न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप कुछ मात्रा में सैलेड या सॉटेड वेजिटेबल जरूर खाएं, साथ में जो कुक वेजिटेबल्स हैं वो लें। सेकंड, आप ये देखिए कि क्या आपकी थाली आपको प्रोटीन दे रही है। अब ये सेकंड देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो बहुत मिस हो जाती है। हम रोटी सब्जी खा के एंड कर देते हैं, हम प्रोटीन्स को मिस कर देते हैं। तो अगर प्रोटीन्स नहीं है तो उसको ऐड करिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल दही रायता आप ऐड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग चिकन फिश ये सब भी ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन्स के जो भी सोर्सेज आप खाना चाहते हैं या उस दिन आपके घर में अवेलेबल है, आप उसे ऐड करिए, इनको मिस मत करिए। इसके बाद देखिए कि अब आपको कितनी रोटी या कितना चावल खाना है। जब तक ये दोनों चीजें एडेड ना हो सही मात्रा में, आप रोटी पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सटाइटी ना होने का मेन कारण अधूरापन होता है। अगर आपने अधूरापन ये हटा दिया अपने खाने से तो इससे आपको एक बेटर सटाइटी मिलेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंडली, खाने की रैंडमनेस को हटाइए। रैंडमनेस का मतलब है एक समय निर्धारित करिए। एक फिक्स टाइम पे खाना पॉसिबल नहीं है, बट एक रेंज ऑफ टाइम डिसाइड करिए, प्रॉबेबली आधा घंटा या 1 घंटे का गैप, कि मैं ब्रेकफास्ट 8 से 9 कर लूंगी या कर लूंगा, लंच टाइम इससे इस बीच हो जाएगा। ये जो ब्रॉड जब आप टाइम रेंजेस सेट करते हैं तो आप अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को रिमाइंडर देते हैं बार बार कि यस आई विल ईट एट दिस टाइम। तो बॉडी भी उन रिस्पॉन्सेस को समझती है और उसके हिसाब से आपको हंगर प्रैंक्स देती है। अगर आपका टाइम चेक सेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे हंगर प्रैंक्स आएंगे। एक बार में इकट्ठा खाने से आपकी दिन भर की भूख नहीं शांत होगी, तो इसलिए खाने को हम 2 ही बार खाते हैं, हर कोई नहीं सस्टेन कर पाता है, बीच में फिर मंचिंग हो जाती है जो काउंटेबल नहीं होती है। लोग नमकीन खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, कुछ भी रैंडमली खा लेते हैं जो काउंट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए रैंडमनेस मत करिए, मिनिमम 3 मील्स अ डे रखिए। स्नैक्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, खाने हैं खाइए, नहीं खाने हैं मत खाइए, बट एक सिस्टम से चलिए ताकि ये सटाइटी लेवल्स आपको बेटर तरीके से अचीव हो पाएंगे। अब बच्चों का क्या किया जाए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि डाइट तो ये जो नॉर्मल पैटर्न है ये तो ठीक है, एक अडल्ट के लिए हमने समझ लिया कि ये नहीं खाना या ये खाना ये बेटर है, तो वेयर डू किड्स स्टैंड। लास्ट ईयर जब वर्ल्ड डायबिटीज डे था, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे का हमेशा एक थीम होता है, एक मैसेज होता है।
तो लास्ट ईयर के वर्ल्ड डायबिटीज डे का मैसेज था डायबिटीज एंड फैमिली। वाई इट वॉज चोजन, और जो भी मैसेज या जो भी थीम चूज होता है उसका एक रीजन होता है, रीजन होता है, पर्पज होता है। तो लास्ट ईयर का था डायबिटीज एंड फैमिली। वाई फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि फैमिली में हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे इंजॉय करते हैं, इसलिए फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, जब तक वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट सारे नहीं होंगे, किसी भी फैमिली में किसी मेंबर की हेल्थ इतनी इंप्रूव नहीं हो सकती। आपने देखा होगा, सुना होगा लोगों का कि मतलब हमने कोई भी प्लान 1-2 महीने फॉलो किया, 3 महीने फॉलो किया, फिर नहीं कर पाए। क्योंकि क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो सिर्फ हम एक ही पर्सन थे शायद जो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारा जो खाने का तरीका है वो हमारी फैमिली मेंबर्स के खाने के तरीके से जेलअप नहीं हो रहा था। सो इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन। सेकेंडली, डायबिटीज के लिए आपको कोई स्पेशल डाइट नहीं फॉलो करनी है। डायबिटीज के लिए आपको एक बैलेंस को समझना है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान एक अलग स्टेज पे खड़ा होता है, हर इंसान के अपनी एक जर्नी होती है, तो इसलिए इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। पर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ खाना है ये नहीं बदलता। जो अनहेल्दी है वो अनहेल्दी हर इंसान के लिए रहेगा, जो हेल्दी है वो हेल्दी हर इंसान के लिए रहेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एजेड व्यक्ति हो। तो इसलिए जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उतने बच्चों को मत इंक्लूड करिए। बिकॉज अगर हमें डायबिटीज है, हमें अगर 30s 40s 50s की एज में डायबिटीज हुई है, तो हमारे बच्चों को और भी यंग एज में होने की चांसेस है, बिकॉज उनके ऊपर हेरिडिटरी रिस्क ज्यादा है। उनके ऊपर आज की डेट में जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं उनके ऊपर उनके पेरेंट्स का प्रॉब्लम्स का हेरिडिटरी रिस्क है, ग्रैंड पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम का हेरिडिटरी रिस्क है। तो आइडियली दे आर एट हायर रिस्क ऑफ हेरिडिटरी। सो उनकी लाइफस्टाइल को अर्ली इन लाइफ ठीक करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, वो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। हम अपने चाइल्डहुड में उतना एक्सपोज नहीं थे। हम अपने चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे एज कंपेयर टू आज के बच्चों के लिए। सो इसीलिए आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी हेल्दी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, दैट शुड बी इम्प्लीकेटेड फॉर द एंटायर फैमिली। हम बच्चों को उससे अलग नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्यादा यंग एज में स्टक हो रहे हैं। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि पोस्ट कोविड 2 years में बच्चे जो हैं वो साइलेंट हिडन तरीके से सफर करा है उनने, बिकॉज उनकी सोशलाइजिंग बिल्कुल खत्म हो गई, उनका खेलना कूदना खत्म हो गया। उनको सिर्फ दो ही चीजें पता थी कि या तो हमने खाना है या टीवी देखना है, क्योंकि दे हैड नथिंग टू डू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो टू प्रोटेक्ट देम हम भी उनको घरों के अंदर रख रहे थे। हम तो फिर भी घर से बाहर निकल जाते थे, वो बिल्कुल नहीं निकल पा रहे थे। प्लस स्कूल्स भी उनके रीओपन नहीं हो पा रहे हैं ठीक तरीके से। सो इस पीरियड ऑफ टाइम में बच्चों की हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई है, और अब उसका इफेक्ट स्लोली विजिबल हो रहा है। सो कई बच्चे अब आ रहे हैं कई लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर। इसलिए बच्चों के साथ भी इन चीजों को इनकलकेट करना उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ग्रेन से उठ के दूसरी कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं कुछ शुगर ऑल्टरनेटिव्स की। तो नेक्स्ट चीज जो लोगों को लगती है कि चीनी खराब है, सफेद चीनी खराब है, वो ब्राउन शुगर ले सकते हैं या फिर गुड़ ले सकते हैं या हनी ले सकते हैं, ये सब तो बेटर होते हैं। तो डायबिटीज में इनका क्या रोल है? कि क्या शुगर, हनी, गुड़ डिफरेंट है जब हम डायबिटीज की बात करते हैं? तो अगर डायबिटीज की बात करें तो इनको समझें एक अलग तरीके से। देखिए, बॉडी में जब कोई भी चीज हम खाते हैं तो बॉडी उसको चीनी, गुड़, शहद के फॉर्म में नहीं सेंस करती, रोटी, चावल, दाल के फॉर्म में नहीं सेंस करती। बॉडी उसको सेंस करती है कि वो खाना कितनी जल्दी डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में, प्रोटीन्स और फैट्स जो है वो ब्रेक डाउन होके बॉडी को सिंपलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल हो रहे हैं उनके न्यूट्रिएंट्स। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इमीडिएटली टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और वो शुगर, वो जो ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो ब्लड में रन करते हैं। तो चीनी, गुड़ और शहद सेम रफ्तार से ब्लड में रन करती हैं। इसीलिए जब हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं तो चीनी, गुड़ और शहद एक समान है। दूसरी बात, गुड़ में बहुत ज्यादा आयरन होता है, ये भी एक कंसेप्ट है। तो गुड़ में आयरन होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ आयरन होता है, इसलिए आयरन के लिए भी आपको गुड़ खाना ही है, वो जरूरी नहीं है। अगर डायबिटीज के एस्पेक्ट्स की बात करें तो चीनी, गुड़, शहद का सेम इम्पैक्ट होगा डायबिटीज में। इसलिए इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, क्योंकि बॉडी उसको एक तरीके से ही ले रही है, वो एक तरीके से ही रन कर रहे हैं ब्लड में।
फिर बात आती है शुगर सब्सटीट्यूट्स की, या शुगर ऑल्टरनेटिव्स क्या है, या शुगर सब्सटीट्यूट्स का क्या रोल है। शुगर सब्सटीट्यूट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें खाया जाए या नहीं खाया जाए, या खाया जाए तो क्या लिया जाए। तो शुगर सब्सटीट्यूट्स आमतौर पे तीन तरह के हैं। एक तो है एस्पार्टेम बेस्ड जो अवेलेबल होते हैं, दूसरे सुक्रालोज बेस्ड अवेलेबल होते हैं, तीसरा है नेचुरल शुगर सब्सटीट्यूट दैट इज स्टीविया। तो शुगर सब्सटीट्यूट्स को डेफिनेटली यूज किया जा सकता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें जब भी आप शुगर सब्सटीट्यूट्स यूज करते हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि जो चीजें आप बिना शुगर फ्री के खा सकते हैं उनको बिना शुगर फ्री के ही खाइए, या जो चीजें आप बिना शुगर फ्री डाले खा रहे हैं उनको वैसे ही खाइए। अननेसेसरी उस टेस्ट को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर इज नो हार्म इन हैविंग इट विदाउट शुगर सब्सटीट्यूट। सेकेंडली, अगर आप लिमिटेड मात्रा में कोई भी शुगर सब्सटीट्यूट यूज करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, उसका बैड इफेक्ट नहीं आता। जितनी भी स्टडीज हैं उनने ये कोट किया है कि जब आप लाइफ लॉन्ग जो हमारा डिजायर्ड कंजम्पशन है, जब हम उससे एक्सट्रीम पे जाते हैं तब जाके हमारे को इश्यूज आते हैं। सो ये एक्सट्रीम कैसे आता है? एक्सट्रीम आता है हर एक प्रोडक्ट शुगर फ्री कंज्यूम करने से, लाइक शुगर फ्री आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, शुगर फ्री बिस्किट्स, शुगर फ्री चॉकलेट, शुगर फ्री मिठाइयाँ, बिकॉज उसमें कितना अमाउंट ऑफ शुगर फ्री है इन प्रोडक्ट्स में ये विजिबल नहीं होता है। अगर आप कोई भी शुगर फ्री प्रोडक्ट मार्केट से खरीदेंगे, आप ये देखेंगे उसमें ये मेंशन होगा कि इसमें एस्पार्टेम प्रेजेंट है, बट इट विल नोवेयर बी मेंशन कि कितना एस्पार्टेम प्रेजेंट है। एंड यूजली दीज शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर सब्सटीट्यूट्स। सो इसलिए इसके साथ कुछ पॉइंट्स है जिनको आपने ध्यान में रखना है कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का ज्यादा कंजम्पशन ना करें। रेगुलर बेसिस पे आप जो चाय कॉफी में या दलिया में शुगर फ्री डाल रहे हैं, इट्स फाइन। सेकेंडली, आप ये कर सकते हैं कि शुगर फ्री जो मिठाइयाँ हैं वो प्लीज मार्केट से मत खरीदिए, बिकॉज जो मिठाई बनाने वाला है उसको नहीं पता कि कुछ शुगर फ्री इसको कुक और बेक नहीं किया जाता, जैसे एस्पार्टेम को कुक और बेक नहीं किया जाता। तो फिर आप उसे उससे लेडेड स्वीट्स को कंज्यूम ना करें। आप नॉर्मल स्वीट ही ले सकते हैं, पर कभी कभार लें और कम क्वांटिटी में लें और इस तरह से बैलेंस करें। एंड सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा ये मत सोचें कि मतलब नेचुरल ही, मतलब अगर आपको सुक्रालोज बेस भी ले रहे हैं शुगर सब्स्टिट्यूट, इट्स फाइन। स्टीविया बेस भी ले रहे हैं तो इट्स फाइन। एस्पार्टेम भी ले रहे हैं तो भी इट्स फाइन इफ यू आर नॉट एलर्जिक टू इट। बट एस्पार्टेम कैन नॉट बी कुक्ड एंड बेक्ड, सो इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। तो हमेशा पैकेट्स को रीड करिए और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। देन आता है कि एग्स कैन बी कॉमन क्वेश्चन कि क्या हम एग खा सकते हैं या एग वाइट ही खाना चाहिए। सो एग्स में डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल होता है, बट बॉडी में हमारे नेचुरली भी कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है। सो जो हमारे ब्लड लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स जो या लिपिड प्रोफाइल जो डिस्टर्ब होते हैं, वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड फूड प्रोडक्ट खाने से नहीं होते या एग से ही नहीं होते, वो अनहेल्दी फैट से ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि ट्रांस फैट। सो ट्रांस फैट से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग खाते हैं, दिन का अगर एक एग आप फुल खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट इश्यूज हैं या डीरेंज्ड कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो हफ्ते में मतलब कुछ दिन एग वाइट्स खा लेते हैं और कभी एक एग पूरा खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, एग डू हैव कोलेस्ट्रॉल, बट उसमें इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता कि वो बॉडी को हार्म करे। एग वाइट्स आप फ्रीक्वेंटली रोज ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट आपको अनहेल्दी फैट से दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि रीहीटिंग ऑफ ऑयल से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो हम मार्केट में तली हुई चीज़ें लेते हैं, वो उसमें ट्रांस फैट होता है। पैकेज एंड प्रोसेस फूड में ट्रांस फैट होता है। डालडा इज ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। एग इज़ अ हेल्दी थिंग, इट इज़ अ बेस्ट प्रोटीन। अगर आप खाते हैं तो इसको इंक्लूड करिए अपने खाने में। देन द कॉमन क्वेश्चन इज कि दूध का क्या किया जाए। सो मिल्क, क्या हमें फुल क्रीम लेना चाहिए या हमें टोन लेना चाहिए या हमें स्किम मिल्क या डबल टोन दूध पे जाना चाहिए? व्हाट शुड बी डू? सो दूध के लिए सिंपल है कि डेफिनेटली फुल जो मिल्क फैट है वो सेचुरेटेड फैट होता है, बिकॉज इट इज ए एनिमल प्रोडक्ट। सो इसीलिए फैट को कम करना जरूरी है, लो फैट मिल्क लेना जरूरी है, बट आपको डबल टोन या स्किम मिल्क पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ कॉर्न स्टार्च। सो अगर आप 3% फैट ले रहे हैं तो दैट्स गुड इनफ। तो आप टोन मिल्क ले सकते हैं, टोन मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। सो मिल्क इज नॉट अ प्रॉब्लम।
अब कुछ जनरल टिप्स डायबिटीज़ के बारे में जो ध्यान रखने ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज़ जब भी होती है तो इसकी स्टेजेस होती हैं। कई लोग प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं पर उन्हें रियलाइज नहीं होता। सो व्हाट इज प्री डायबिटीज? प्री डायबिटीज वो स्टेज होती है जब ब्लड शुगर लेवल्स इतने ज़्यादा नहीं होते कि गोलियां शुरू की जाएं, पर इतने ज़्यादा होते हैं कि डाइटरी चेंजेस किए जाएं। सो अगर किसी की फास्टिंग शुगर 100 टू 125 या 100 टू 125 आ रही है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट मीन्स वो प्री डायबिटिक है। अगर खाने के बाद वाली शुगर 140 से 180 तक आ रही है तो दैट मीन्स वो प्री डायबिटिक है। 126 या उससे अबव फास्टिंग शुगर आने लगे तो मतलब फ्रैंक डायबिटीज हो गई है। एंड पोस्ट प्रैंडियल या आफ्टर ओजीटीटी 2 आवर्स आफ्टर मील्स या 2 आवर्स आफ्टर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर शुगर 180 से ज़्यादा आ रही है तो मतलब फ्रैंक डायबिटीज है। सो अगर डायबिटीज हो गई है तो कुछ कॉमन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये समझना ज़रूरी है कि हमें हर एक चीज़ का बैलेंस मेंटेन करना है, तो अपने खाने की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, खाने के समय पर ध्यान दीजिए और खाने की मात्रा पर ध्यान दीजिए। आमतौर पर इंडियन स्टाइल ईटिंग पैटर्न में हम अनाज और चिकनाई थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है तो उसको कम करिए, बट इसके साथ साथ अपने खाने में सब्जियां बढ़ाइए, प्रोटीन को एडिक्वेट अमाउंट में खाइए हर एक मील में, इसे मिस मत करिए। आपको अगर फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप सभी फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खाने में प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप खाएं। अगर हम मीट जैसे कि फ्रूट की बात करते हैं तो या तो आप एक बार में एक पूरा फ्रूट खाएं या एक कटोरी में फ्रूट को काट के ले सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए बेटर ये होता है कि फ्रूट को वो स्नैक टाइम पे खाएं, बट वो आपकी चॉइस है, आप अपने शुगर पैटर्न को देखकर अपना एक पैटर्न भी बना सकते हैं। स्नैक्स अगर भूख है तो खाएं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बट स्नैक्स में एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोसेस्ड और पैकेज्ड स्नैक्स से दूर रहें। स्नैक्स जब भी आप चूज करते हैं तो या तो फ्रूट्स खाएं स्नैक टाइम पे या फिर हेल्दी स्नैक्स को ले, जैसे कि आप चना ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप मुरमुरा चना भी ले सकते हैं। तो आप ये डिफरेंट स्नैक्स को यूज कर सकते हैं, बट पैकेज एंड प्रोसेस स्नैक्स से दूर रहिए। हम जो भी चीज खाते हैं वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में बदलता है, वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में बदलेगा ही, इसलिए रैंडमली चीजों को मत खाइए। कोई चीज हेल्दी है इसका ये मतलब नहीं कि आप रैंडमली खाएंगे। आप एक समय निर्धारित करिए और उसका एक पोर्शन निर्धारित करिए, उस तरीके से आप उसे खाइए। ऐसा नहीं है कि आप बाहर खाना नहीं खा सकते। डायबिटीज में हमेशा एक 80-20 का रेशियो होता है। अगर आपने 80% ऑफ द टाइम अपनी शुगर्स ठीक रखी हैं तो आपका 3 महीने का जो HbA1c टेस्ट है वो ठीक आएगा और वो आपको कॉम्प्लिकेशन से प्रोटेक्ट करेगा। तो 20% मार्जिन हर व्यक्ति के पास होता है, पर वो 20% मार्जिन आप कैसे यूज करेंगे वो आपके शुगर पैटर्न पे डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की डिफरेंट टाइम ऑफ डे में शुगर्स डिफरेंट तरीके से वेरी करती हैं, इसीलिए आपके लिए कौन सा सूटेबल टाइम है चेंज करने का ये आपकी शुगर पैटर्न आपको बता सकते हैं। इसलिए उसको इवेल्युएट करिए और उस तरीके से आप वर्क करिए इस पे। एंड एक चीज का ध्यान रखिए, खाने से डरिए मत। खाना बहुत जरूरी है और खाना न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। आप उसको न्यूट्रिएंट्स की नजर से देखकर खाएंगे तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि फल कौन से खाए जाएं या कौन से फल अवॉइड करने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डायबिटीज में कोई फल अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, फल के पोर्शंस को समझने की जरूरत है। तो अगर आप एक बार में फल खा रहे हैं तो आप एक फल खा सकते हैं। अगर फल छोटा है तो अराउंड 200 ग्राम आपने सेब ले लिया, संतरा, नाशपाती, अमरूद ले लिया। या फिर आप अगर कट फ्रूट खा रहे हैं तो आप एक कटोरी कटा हुआ पपीता, खरबूजा, तरबूज, जामुन, कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। पर मीठे फ्रूट्स का क्या किया जाए? तो फल जितना मीठा होता है उसमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट उतना ही ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए मीठे फल में मात्रा और कम हो जाती है। आप केला खाना चाहते हैं खा सकते हैं, पर एक बार में आधा केला खाएं। आधा केला खाए तो मतलब एक फल हो गया। अंगूर खाए आपने, 15 अंगूर खाए तो मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आपका एक फल हो गया। आपने एक छोटा चीकू खाया तो मतलब एक फल खा लिया। तो आपको कोई भी चीज को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है कि ये ज्यादा मीठा है, ये कम मीठा है, तो आप उस हिसाब से पोर्शंस को मैनेज कर सकते हैं। जब आप प्री डायबिटिक स्टेज में होंगे तो हो सकता है आपकी बॉडी थोड़ा ज्यादा अमाउंट में भी वो फ्रूट एक्सेप्ट कर लेगी, तो हमेशा अपने बॉडी के रिएक्शंस को नोटिस करिए। आप एक चीज को कॉपी पेस्ट मत करिए।
आप खा के देखिए, उसका रिएक्शन देखिए कि आपकी बॉडी में क्या होता है। वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपके लिए कितनी लिमिट है उस पर्टिकुलर फूड ग्रेन की जो आप या फूड प्रोडक्ट की जो आप यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने खानों को मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक और कॉमन सवाल है जो आता है कि आजकल वेगन इज इन एंड प्लांट बेस्ड डाइट्स का क्या रोल है शुगर कंट्रोल में दैन एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स, मतलब प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा अच्छे होते हैं या एनिमल बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो देखिए, दोनों के अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं। हर एक चीज़ का अपना एक न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है और उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। एनिमल प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में ज़्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, इनकी बायो एब्जॉर्बिलिटी ज़्यादा होती है, तो बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, प्लस इससे हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। सो इसीलिए एनिमल प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है एक बैलेंस के लिए, कि कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होने चाहिए, कुछ एनिमल प्रोटीन्स होने चाहिए। पर कुछ लोग हैं जो नहीं खाना चाहते या नहीं खाते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन, या अगर उनको सूट नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हमें बिल्कुल कुछ नहीं देते हैं। बट हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं और सिर्फ वेजिटेरियन सोर्सेज पर ही रिलाई कर रहे हैं प्रोटीन इंटेक के लिए, सो आपको अपनी बोरियत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि दोज हु ईट एग, दोज हु ईट चिकन, दे इंजॉय दैट प्रोटीन सोर्स। वो रोज खा सकते हैं, वो दिन में 2 बार खा सकते हैं। बट वेन फॉर वेजिटेरियंस द प्रॉब्लम इज कि वो रोज दाल खा खा के बोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक मील में दाल खा ली है तो अगली मील में खाने की क्या जरूरत है। सो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके फिर ये समझना पड़ेगा कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो होते हैं उनको हर एक मील में एक एडिक्वेट अमाउंट में इंक्लूड करना ज़रूरी है, तो आप इसे मिस मत करिए। ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं, पर जब आप प्लांट बेस्ड पैटर्न फॉलो करें तो बी मोर कॉन्शियस अबाउट प्रोटीन इनटेक एंड उसको इंक्लूड करिए। जहाँ तक डायबिटीज़ में ऑयल इनटेक की बात आती है, तो किस तरह का ऑयल बेस्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑयल। सो जब फैट इंटेक या ऑयल इंटेक की बात आती है खाने में, तो ऑयल कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हमारा कुकिंग स्टाइल क्या है। हर एक ऑयल की अपनी क्वालिटीज होती हैं, जैसे हर हर एक फूड प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी है। सो इसलिए हर एक फूड प्रोडक्ट को इंक्लूड करना जरूरी है, उसी तरह फैट्स की भी अपनी क्वालिटीज है। अब हर एक ऑयल जो है हमें डिफरेंट फैटी एसिड कॉम्पोजिशन देता है, और कोई भी एक सिंगल ऑयल नहीं है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से फुलफिल कर सके। इसलिए जब भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं, आप देखिए कि आप कुकिंग किस तरह की कर रहे हैं, आप उस तरह से ऑयल यूज करिए। जनरली अगर हम इंडियन स्टाइल कुकिंग की बात करें, तो इंडियन स्टाइल कुकिंग इज अ कुकिंग जो कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, हाई हीटिंग होती है उसमें। सो ऐसे ऑयल्स हमारी कुकिंग के लिए सूटेबल होते हैं जिनका स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है। प्लस कोई एक ऑयल ऐसा नहीं है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, इसलिए फॉर इंडियन स्टाइल कुकिंग हमारी कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छे से जेल करता है। हमारी कुकिंग में आप कनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्राइंग। सो ये सारे ऑयल्स यूज़ किए जा सकते हैं। साथ में रिफाइंड ऑयल्स आप कम मात्रा में यूज़ करें। सो पॉइंट ये है कि कुछ ऑयल्स थोड़े कम रिफाइंड है, कुछ ऑयल्स थोड़े ज़्यादा रिफाइंड है, तो इनको चेंज करते रहिए, कभी भी एक ऑयल पे स्टिक मत होइए। एंड थोड़ा देसी घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो जैसे कुछ सब्जियां किसी तेल में बनी, कुछ सब्जियां किसी तेल में बनी और आपने मैनेज किया। एज फार एज ऑलिव ऑयल इज कंसर्न, सो ऑलिव ऑयल का अगेन प्रोसेसिंग समझना जरूरी है। ऑलिव ऑयल इज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जो भी हम क्लासिक क्वालिटीज ऑलिव ऑयल की देखते हैं वो कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल की हैं, दैट इज वर्जिन एंड एक्स्ट्रा वर्जिन। सो एक्स्ट्रा वर्जिन एंड वर्जिन वेराइटी ऑफ ऑलिव ऑयल इज नॉट सुटेबल फॉर इंडियन स्टाइल कुकिंग, बिकॉज इतना हाई फ्लेम वो सस्टेन ही नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम इंडियन स्टाइल कुकिंग की बात करें, अगर आप सब्जियां बनाने के लिए ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, तो आपको सबसे लो ग्रेड ऑलिव ऑयल यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ पोमेस वेराइटी दैट कैन विथस्टैंड दैट फ्लेम। दैट टू आप उसको फ्राइंग के लिए नहीं यूज कर सकते। सो इसीलिए उससे आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एक्स्ट्रा वर्जिन या वर्जिन ऑलिव ऑयल से मिलते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा वर्जिन या अगर आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, तो आप वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन या नॉर्मल ऑलिव ऑयल यूज करिए। एक्स्ट्रा वर्जिन एंड वर्जिन आप सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि आप उसके बेनिफिट्स ले सकें लेस क्वांटिटी में। एंड इंडियन स्टाइल कुकिंग में आप सिर्फ स्टिक मत होइए कि हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं।
आपको उसके उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे बिकॉज दैट इज द लोअर मोस्ट ग्रेड ऑफ ऑलिव ऑयल। इसलिए इंडियन स्टाइल कुकिंग में आप दूसरे जो ऑयल्स हैं उनको वेरिएशन में यूज करिए, बीच में एक बार ऑलिव ऑयल यूज करिए। डोंट स्टिक टू वन ऑयल, कीप ऑन चेंजिंग। सारे चीजों में जितना आप वेरिएशन लाएंगे उतना अच्छा होगा। देन अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक मील प्लान्स जो आजकल काफी प्रचलित हैं। सो इसमें से एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगेन हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी एक वीडियो किया है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ ईटिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये नहीं बताता कि आपको किस टाइम किस मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको ये बताता है कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए खाना है और कितने टाइम पीरियड के लिए नहीं खाना है। उस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग है। पर सबसे ज्यादा जो प्रेवलेंट टाइप है या जो फॉलो करने लायक जो टाइप है या इजी टू फॉलो टाइप है वो है 16:8, जिसमें 16 आवर्स आपको भूखा रहना होता है और 8 घंटे खाने का आपका टाइम पीरियड होता है। अब ये 8 आवर्स आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग टिल आफ्टरनून तक रखना चाहते हैं या उसको थोड़ा लेट मॉर्निंग टिल इवनिंग तक रखना चाहते हैं, वो अपनी कन्वीनियंस से चूज हो सकता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इन डायबिटीज? सो अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप प्री डायबिटिक हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग आप फॉलो करना चाहते हैं, आप किसी मेडिसिन पे नहीं हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं। बट इसमें ये चीज का ध्यान रखें कि आप एकदम से 16 आवर्स फास्टिंग पे ना जाएं। मे बी प्रॉबेबली यू कैन स्टार्ट विद 12 और 14 आवर्स और उसको धीरे धीरे इंक्रीज करें टाइम पीरियड को, सो दैट आपकी बॉडी स्लोली उसके लिए अडेप्ट हो। प्लस जो आप 8 आवर्स में खाना खा रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी खाएंगे, अदरवाइज उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो आप जो 8 आवर्स में खाएंगे या जो 10 आवर्स के पीरियड में खाएंगे, आप उस खाने को बहुत हेल्दी रखिए, उसकी क्वालिटी अच्छी रखिए ताकि उसके फायदे हों। सेकेंडली, अगर आप डायबिटिक हैं जो कि कुछ मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग ना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे सो हो सकता है कि आपकी मेडिसिन में कुछ चेंजेस करने पड़े या फिर वो आपके लिए सही ना हो। तो इसलिए इफ़ यू आर ऑन सर्टन मेडिसिन, इफ़ यू हैव सर्टन कोमॉर्बिडिटीज लाइक किडनी इशू है या हार्ट इशू है अलॉन्ग विद डायबिटीज, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप अपनी दवाइयों के हिसाब से उनसे समझें कि क्या आप ये सिस्टम फॉलो कर सकते हैं और उसको फॉलो करें, और उनकी एडवाइस के बिना आप इसे ना फॉलो करें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज देयर इज, कैन कोकोनट ऑयल बी यूज्ड फॉर कुकिंग? सो जैसे पहले ही हमने डिस्कस किया कि ऑयल्स आर सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स। सो डिफरेंट ऑयल्स हैव डिफरेंट फैटी एसिड्स कॉम्पोजिशन। सो जिसमें से अगर हम घी और कोकोनट ऑयल लें तो घी और कोकोनट ऑयल भी सैचुरेटेड फैट्स हैं, दोनों ही सैचुरेटेड फैट्स हैं। घी हैज़ अ थिंग कि इट हैज़ द बेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो होना चाहिए, एंड कोकोनट ऑयल हैज़ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ऑल्सो। सो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि कोकोनट ऑयल इस कि आपको छूने की ही ज़रूरत नहीं है। एडवाइस यही होगी कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स यूज़ करिए। कोई चीज़ किसी तेल में बनाई, कुछ चीज़ों के लिए कभी कोई तेल यूज़ किया। जब आप वैरायटी यूज़ करते हैं अपने डाइट में, जब आप कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, तो किसी भी चीज़ का हार्मफुल इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं होता। एक बैलेंस आ जाता है हर चीज़ में। तो आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है तो आप कुछ डिशेस में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर लें, बट साथ में अदर ऑयल्स भी अपने खाने में इंक्लूड करें। एंड सिर्फ एक ऑयल पे स्टिक ना हो कि ये हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा था कि बहुत अच्छा है सो हम वही खाएंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस सेशन को एंड करने से पहले एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि सी, हाँ, अब एक और क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक वर्सेस नॉर्मल ग्रोसरी में बेनिफिट्स क्या है, क्या हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? सो ये आप एक बार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड यूज़ करके देखिए। सो डेफिनेटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, अब हम बात करते हैं कि हर एक चीज़ पेस्टिसाइड से लेडन है। So if organic products are available in the market, we should definitely try them because otherwise हमारा exposure इस zone में नहीं होगा। When we talk about organic products, definitely there is a difference in taste. Organic vegetables में भी taste का difference होता है, organic grains में भी taste का difference होता है. They are bit expensive, but taste difference होता है.
सो टेस्ट डिफरेंट होता है तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं, एंड सेकेंडली इट इज़ पेस्टिसाइड फ्री, तो डेफिनेटली वो बेनिफिट तो बॉडी में मिलेगा ही। सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी यूज़ कर सकते हैं आप उसको लीजिए और उसको इस्तेमाल करिए। एंड नेक्स्ट चीज़, लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द एडवर्टाइजमेंट्स। सी, एक चीज को समझना जरूरी है कि एडवर्टाइजमेंट्स प्रोडक्ट्स की क्यों आती हैं, बिग टू सेल द प्रोडक्ट्स। The companies which are manufacturing their products, they also know that the population is affected. 80%, 70% population is affected. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. Someone is obese, someone is overweight, someone has diabetes or hypertension or heart problem. So definitely. And people are too occupied with their job. So they are just searching for the easy option. So they cater the easy option through advertisement. So advertisements are not something which has to be trusted blindly. जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो मत पढ़िए जो आपको कंपनी पर्सन पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़िए जो पीछे बहुत माइन्यूट लेटर्स में लिखा होता है. ऑलवेज परचेज अ पैकेज फूड बाय रीडिंग न्यूट्रिशन लेबल्स एंड इंग्रेडिएंट्स. once you read them, then you decide whether you want to purchase them or not, and then you decide how much you need to consume them. So diabetes is not about being scared of eating. Diabetes is not about not eating certain things and eating certain things in excess quantity. Diabetes management is about balance. ये समझकर कि body needs nourishment, so we need to nourish them. We need change, so definitely some days we will go out and have something different. So it's okay, and it's about utilization by doing some or the other exercise or by inculcating activities, different forms of activities in our lifestyle. So इसलिए don't be scared of things. Do develop a habit of reading the ingredients. Do develop a habit of understanding the basics, and then inculcating everything and enjoying your life and food. And now I'll end this session. I hope ये session आपने enjoy किया होगा. So the purpose of this session was to touch some commonly asked questions या फिर जो आपके mind में आते हैं. I hope I was able to cover most of them, and we'll see that we'll meet you soon again and solve your queries. And I hope you like this session. For now, I'm ending this session. So thank you so much for attending it, and stay tuned. And you can check certain videos on management of diabetes on 1MG channel, which will be very helpful. Thank you.